हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज की वीडियो है LSC 02। इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में दो पार्ट्स पढ़ेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो आ जाएगा इकोलॉजी के बारे में। क्योंकि हम इकोलॉजी की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजी है क्या और इसका हिस्ट्री क्या है। तो हमें ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो इकोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन सा ग्रीक वर्ड? ओइकोस लोगोस, जिसमें ओइकोस का मतलब क्या है या इकोस का मतलब क्या है? होम। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो इकोस लॉग का इन दोनों वर्ड्स को मिला के बन जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इसी दो वर्ड्स को मिला के बनी है। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? एक रिलेशनशिप की स्टडी है। अब अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वो किसी दो चीजों के बीच में होगा। इसका मतलब ये एक साइंटिफिक स्टडी है रिलेशनशिप के बारे में। किसका रिलेशनशिप? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब रिलेशनशिप, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस जगह पे रह रहा है, उसका सराउंडिंग क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है। इन ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट में दोनों में जो रिलेशनशिप है उसकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। तो इसका मतलब हम इसमें रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में उनका क्या रिलेशन है, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं तो उनके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। तो इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। लेकिन इकोलॉजिकल स्टडीज हमारे लिए क्यों हेल्पफुल हैं, मतलब कैसे हेल्पफुल हैं, क्यों हम इसको पढ़ेंगे? टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। तो वही आंसर हो जाएगा कि क्यों हम इसे पढ़ेंगे, क्यों हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपस में, इंडिविजुअल्स में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, और उसके साथ साथ वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। जो इकोलॉजी है वो बहुत ही पुराने समय से ये चल रही है। लेकिन जो इकोलॉजी है इसको जो साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक डेफिनेशन बाद में आई है। लेकिन पहले इसकी बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस बन रही थी जिसे बाद में तोड़ मरोड़ के उसके बाद नई डेफिनेशंस बनती गई हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स विच वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग, वो हंटिंग पे डिपेंड करते थे सर्वाइव करने के लिए, फिशिंग करते थे या फिर इधर उधर घूमते थे ताकि वो अपने फूड को ऑब्टेन कर सकें। और इसे ऑब्टेन करने के लिए उनको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उनको सर्वाइव करने के लिए क्या उस जहाँ पे वो रह रहे हैं को क्या वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट है, ये सभी प्रिमिटिव ट्राइब्स को उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नॉलेज होती थी तो उसी चीज़ को, उसी नॉलेज को, उसी रिलेशन को बोलते थे इकोलॉजी। People during 4th century contained classification of animals on the basis of habit and habitat. Land in terms of nature of soil, climate या फिर vegetation. समहिता कंटेन्स इंफॉर्मेशन भी कंटेन करते थे, मतलब इंफॉर्मेशन भी थी, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स टिपिकल टू द वेरियस लोकेलिटीज। कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन है प्लांट्स की डिफरेंट एरियाज में। तो ये तो थी हिस्ट्री, जो सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए काफ़ी है, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थी। आगे जो है वो है सब डिवीजन। आगे इकोलॉजी को किन किन स्टडीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजी बहुत ही वास्ट जो है टॉपिक है। तो इसे हमें डिटेल में समझने के लिए इसके सब डिवाइडर्स जो हैं उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इकोलॉजी की सब डिविजन्स 3 हैं। क्या क्या? ऑर्टिकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी। तो फर्स्ट जो है ऑर्टिकोलॉजी, ये क्या होती है? लॉजी साइड पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये है स्टडी किसके बारे में? इकोलॉजी के बारे में। लेकिन किसके साथ रिलेट करते हुए? इंडिविजुअल के साथ रिलेट करते हुए। सो इट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। किस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, लेकिन इंडिविजुअल के बारे में, सिर्फ इंडिविजुअल में।
लेकिन सिन इकोलॉजी क्या है? सिन इकोलॉजी का सिन का मतलब हो जाएगा ग्रुप। तो इंडिविजुअल की बजाय अगर इंडिविजुअल्स का ग्रुप बन जाए तो वो हम उसे इंडिविजुअल की बजाय उसे ग्रुप बोलेंगे। तो उन ग्रुप का क्या आपस में रिलेशन है और उसके साथ साथ उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो वो स्टडी हम पढ़ेंगे सिन इकोलॉजी में। अगर हमें स्टडी करनी है ऑर्गेनिजम्स, एक पूरा स्पीशी प्लस उसका इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, तब हम बात करेंगे हैबिटेट इकोलॉजी के बारे में। तो जो ऑट इकोलॉजी है वो फर्दर 2 टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी क्या है? जैसे कि स्टडी ऑफ स्पीशीज में आ जाएगी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन स्पीसीज। एक स्पीशी में, एक गिवन स्पीशी में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है और उसके साथ साथ उसके एनवायरनमेंट में क्या उनका रिलेशन है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो पॉपुलेशन में आ जाता है। कम्युनिटी जो है, जैसे कि सिन इकोलॉजी फर्दर 2 टाइप्स की हैं, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। अगर कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बात करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटीज। अगर इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स। अब इंडिविजुअल के बारे में अगर कम्युनिटीज का ग्रुप हो जाएगा तो वहाँ पे हम इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास हमने ये समझा सब डिवीजन 3 टाइप्स की हैं, जो फर्दर आगे 2 टाइप्स की हैं। और ये जो टाइप्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ऑट का मतलब सिन, हैबिटेट का मतलब क्या है, तो अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डायरेक्ट मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। इट इज़ अ सम टोटल, किस किस की चीज़ का सम है? लिविंग कंपोनेंट, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, एंड इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के आसपास वो कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं उसे अफेक्ट कर रही हैं, उसकी फिजिकली, मेंटली, और उसमें जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहेंगे, पूरी इन कंपोनेंट्स का जो सम होगा वो पूरे सम टोटल को हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट की अगर डेफिनेशन ही आएगी डायरेक्ट अगर आएगी तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करी है तो कंपोनेंट्स के 2 टाइप्स के हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है? जिसमें बायोलॉजी मतलब कि ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो पैरासाइट्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, सिम्बायोट्स भी जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एनिमल्स, मैन। लेकिन ये अब यहाँ पे लग गया ए मतलब कि नॉट, जो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है वो सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। कैसे? जैसे कि एनर्जी है, ये भी इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, लेकिन वो एबायोटिक में आएगा। रेडिएशन भी एबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, विंड, टोपोग्राफी, सॉइल, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो आप इनको डिफ्रेंशिएट करना आपको ईजी हो जाएगा, ऐसे जो टेबल बनाया है। तो कौन कौन से टॉपिक जो कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक में आएंगे, कौन से एबायोटिक में, तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, पेपर में 1 नंबर में आ सकती है, वो है रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस की मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि अगर आएगी पेपर में तो सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी। द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन एनवायरनमेंट। आपको पता है एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, एनवायरनमेंट इज डायनामिक, तो उसमें रेगुलर विद इन सेकेंड्स चेंज आते रहते हैं। तो उन चेंजेस के साथ उस एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो उन चेंजेस को टॉलरेट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो कितना जो है, किस लिमिट तक वो उस चेंजेस को टॉलरेट कर पाएंगे, तो उस लिमिट को बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। जैसे कि अगर हम बात करें जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो कितने % तक अच्छी है, ऑर्गेनिज्म किस % की एयर क्वालिटी जो है कितनी % प्योरिफिकेशन तक वो सरवाइव कर सकता है, तो कितने % ऑक्सीजन चाहिए, ये सारे के सारे जितने भी चेंजेस हैं उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो अपने आप को किस तरह से टॉलरेट उसे कर पाते हैं, कितनी लेवल तक कर पाते हैं, उस लेवल, उस लिमिट को बोलते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करी थी, तो कुछ जो इसकी सब डिविजन्स हैं, मतलब कि टाइप्स हैं, वो डिपेंड करती हैं वो
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। डिफरेंट डिफरेंट इसकी जो है टाइप्स हैं, तो वही टाइप्स हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है वो दो तरीके की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। द प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज प्लैंकटन। तो फाइटोप्लैंकटन पार्टी सबमर्ज्ड प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग अराउंड द एज ऑफ द पॉन्ड। द एनिमल कंसिस्ट ऑफ जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन में जो भी एनिमल्स आते हैं उसमें हम उसे जू प्लैंकटन की कैटेगरी में हम उसे उसे कंटेन करते हैं। उसमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, वॉर्म्स, फ्रॉग्स, बर्ड्स, वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस भी आती हैं। ये सभी जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा, इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल टू कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करती हैं, जैसे कि इंजरी, इलनेस, स्ट्रेस अपसेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल के साथ आप इजीली समझ सकते हैं। इफ मरीन फिश इज ट्रांसफर्ड टू फ्रेश वाटर, मरीन फिश है, अगर उसे हम फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर देंगे तो वो उस अब क्या हो गया है, जब उसे फ्रेश वाटर में डाला है तो उसके लिए इन्वायरमेंट का में चेंजेस आ गए हैं। अब वो कुछ लिमिट उसकी होगी, कुछ रेंज ऑफ टॉलरेंस होगी उस मरीन फिश के लिए, वो सरवाइव कर पाए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती है क्योंकि उसके जो टॉलरेंस है वो इतनी नहीं है कि वो फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर पाए। नेक्स्ट टाइप आ जाती है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट आप समझ सकते हैं, खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं, जो नेचुरली ऑलरेडी पहले से ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियली बनाई गई हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करके जो नए कंपोनेंट्स बने हैं उसे बोलेंगे मैन मेड इन्वायरमेंट, या फिर उस सम टोटल को बोलेंगे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। Man has altered natural conditions and created new situation known as artificial या फिर man-made environment. For example, cities, fields. Cities में क्या होता है कि people live in building made of bricks, stone, cement. ये सभी जो brick है, stone है, cement है, वो generate किया गया है by man artificially. तो ये तो दो टाइप्स हो गई हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आगे ये टाइप्स यहाँ तक खत्म हो गई है। उसके बाद तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आ सकती हैं, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। अब पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, ऐसा ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं, लेकिन किस चीज का ग्रुप, फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का, जो कि एक ही स्पीशीज की हों, एक ही स्पीशी की, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीशीज में कितने सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, उन सारे इंडिविजुअल के ग्रुप को बोलते हैं कि पॉपुलेशन। अब अगर हम बात करें, बार बार हमने रिपीट किया है स्पीशी, नाउ व्हाट इज स्पीशीज। Species, it is defined as group of natural population consisting of sexually or potentially interbreeding organism of same kind। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो एक ही तरह के हैं। ऐसे कैसे एक तरह के, जो कि उसे बाकी ग्रुप से अलग करते हों, आइसोलेट करते हों। ऐसे एक ही तरह के जिनमें फिजिकल, मेंटल सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, उसे हम एक स्पीशी मान लेते हैं। जैसे कि डॉग एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, और मैन एक स्पीशी है। तो एक इंसेक्ट है वो एक स्पीशी है। तो बर्ड है, क्रो की एक स्पीशी है। तो क्रो है जो वो पिजन के, जो अगर उसके साथ रिलेट करें तो उससे बिल्कुल आइसोलेट है, रिलेट नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब एक स्पीशी क्या है, बर्ड में अब क्रो है, क्रो की अलग एक है, और जो पिजन है उसकी अलग है। तो स्पीशी क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेक्सुअली या फिर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अदर ग्रुप्स। डेम, in nature population of species is subdivided into number of local breeding population। अब local breeding population को डेम बोलते हैं। तो तीन डेफिनेशंस हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए।
पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन के अंदर ही ये दो अलग से डेफिनेशंस हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब कि एट्रीब्यूट्स मतलब कि हम किस बेसिस पे उसे डिवाइड करें। न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट भी हो सकता है। मतलब कि पॉपुलेशन है उसे काउंट करते हैं, काउंट करने के लिए या तो फिर न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हैं या फिर स्ट्रक्चरली। कैसे? न्यूमेरिकली अगर एट्रीब्यूट्स देखने हैं, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट सबसे पहले आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उस नंबर जितने भी होंगे तब हम उसे उसकी डेंसिटी बोलेंगे। नेटेलिटी, अब ये क्या होता है, जिसे बर्थ रेट बोलते हैं। द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू इंडिविजुअल्स अगर ऐड होते हैं तो उसे बर्थ रेट बोलते हैं। अब मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट। द रेट एट विच इंडिविजुअल्स आर लॉस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट पॉपुलेशन में से अगर इंडिविजुअल लॉस होते हैं बाय डेथ तो हम उसे डेथ रेट बोलते हैं। डिस्पर्सल क्या होता है? द रेट एट विच इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एमिग्रेट, या फिर एमिग्रेट होते हैं या फिर माइग्रेट हो जाते हैं। ना ही वो न्यू ऐड होते हैं, ना ही वो डेथ की वजह से लॉस्ट होते हैं, लेकिन वो या तो एमिग्रेट हो जाते हैं या फिर माइग्रेट हो जाते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उसे डिस्पर्सल रेट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न किस हिसाब से है तो उसे बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इस टाइप को समझने के लिए ग्रोथ, या फिर हम इसे ग्रोथ कर्व बोल सकते हैं। तो कर्व आपके सामने, अगर हम जो ग्रोथ कर्व है, ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन है, उसे अगर ग्राफिकली समझना चाहें, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन टाइम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमारे पास दो कर्व्स आती हैं आपके सामने। देखिए, एक इंक्रीज, एकदम से इंक्रीज दिख रहा है, उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है। तो एक और शेप है जो आपको इंक्रीज दिख रहा है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद बिल्कुल डिक्रीज आ जाता है। तो एक जे शेप्ड ग्रोथ रेट है, तो एक यहाँ पे देखिए एस लग रहा है, बिल्कुल एस लेटर की तरह, तो इसे बोला गया है एस शेप्ड। तो ये आपको यहाँ पे जे लग रहा है, जे, तो ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व है। तो समझ लें जे क्या है और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व क्या है। इट इज टिपिकल ऑफ स्पीशीज विच रिप्रोड्यूस रैपिडली रिप्रोड्यूस है, और विच आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय सीजनली फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो कर्व है किसकी वजह से आई है? इन्वायरमेंट में सीजन चेंजेस होते हैं। सीजन तो लाइट चेंज होगी, टेम्परेचर में चेंज आएगा, रेनफॉल में चेंज आता है। तो इन सभी चीज़ों में जो फ्लक्चुएशन, इन सभी इन्वायरमेंट सीजनल टर्म्स में जो फ्लक्चुएशन होती है, एकदम से चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जो ग्रोथ कर्व पे क्या असर पड़ा है, उसकी वजह से जो ग्राफ आता है उसे हम जे शेप्ड ग्रोथ कर्व बोलते हैं, या फिर वो जे शेप्ड कर्व ही आती है। In this type of curve, the population density increasing exponentially. After this, there is a sudden crash. आपने देखा हुआ एकदम से क्रैश या फिर डिक्लाइन है। ये क्यों है? जब पहले देखिए, जब वो सरवाइव कर रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में, जब यहाँ पे आके सीजन एकदम से चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ गई, तो एकदम से देखिए यहाँ पे डिक्लाइन आपको दिख रहा है। ऐसे ही एस शेप ग्रोथ कर्व है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। देयर इज अ स्लो इंक्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो इंक्रीज है इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है दोनों ही कर्व्स में। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंक्रीज होने के बाद आप देख सकते हैं इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसका जो इंक्रीज है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो इंक्रीज कम हो गया है, पहले से कम हो गया है, इसीलिए इसकी जो शेप है कर्व की वो एस शेप आ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक छोटी सी लाइन है, आप समझ लें डिस्पर्शन के बारे में। द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पेस, इस पैटर्न को डिस्पर्सल रेट या फिर डिस्पर्शन बोलते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इज नोन एज इन द पॉपुलेशन इज नोन एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल को एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को, उस पूरे रेशियो को बोलते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन।
एक 3 फिलिप्स हैं वो भी कर लें। द स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ अ ट्री स्पीशी इन द फॉरेस्ट, तो उस स्टडी सिंगल पॉपुलेशन एक ट्री स्पीशीज की करनी है, तो हम सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस स्टडी को बोलेंगे ऑट इकोलॉजिकल स्टडी। द स्टडी ऑफ एक्वेटिक कम्युनिटी, अब एक्वेटिक कम्युनिटी पॉन्ड में, लेकिन एक्वेटिक कम्युनिटी में इंडिविजुअल का ग्रुप आ जाएगा तो उसे बोलेंगे सिन इकोलॉजिकल स्टडी। द स्टडी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज रेफर टू इकोसिस्टम अप्रोच। तो ये थी आज की जो हमने वीडियो बनाई है LSC 2 पे। हमने आज ही ये टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है कोर्स कोड, और जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको वेट ना करना पड़े। कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं उनके भी साथ साथ आपको वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। कीप वॉचिंग चैनल कॉल क्लासेस। थैंक यू।